नमस्कार, सुप्रभात, क्या हाल चाल 11th क्लास वालों। आपकी 4 वीडियोस के बाद आज विशाल मिश्रा आपके सामने उपलब्ध है 5वें वीडियो के साथ। ये 5वां वीडियो मेरी तरफ से डायमेंशन एनालिसिस का लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जिसने भी तक अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस अंतिम वीडियो को देखकर, मतलब पहले चैप्टर के अंतिम वीडियो को देखकर इसका आनंद उठाएं और हो सके तो आप इसके नोट्स अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि बिना नोट्स के आपका पढ़ना व्यर्थ है क्लियर। चलिए जरा आप स्टार्टिंग करते हैं आज के इस कंसेप्ट पे, लास्ट कंसेप्ट पे। तो लास्ट कंसेप्ट क्या है उसको पढ़ लेते हैं। इस पे लिखा हुआ है भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अब भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना ये क्या होता है? बड़ा संबंध स्थापित करने का मतलब होता है कि आपको फॉर्मूले का कोई ना कोई निगमन करना है। निगमन मतलब होता है उसको आपको डेराइव करना है। डेराइव करने का मतलब होता है आपको फॉर्मूला उत्पत्ति उसकी वो करनी है, उत्पत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मैन्युफैक्चर्स ऑफ द फार्मूला, यानी किसी भी फार्मूला को जनरेट करना है, ये कैसे वो उत्पन्न होता है, उसकी डिपेंडेंसी किन किन वेरिएबल्स पर होती है, ये सारी चीजें आपको इस लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पे पढ़ने के लिए मिलेंगी। अब बात आती है कि एक्चुअली ये जो मैंने भी सेंटेंसेस बोले थोड़ा फिजिकली ज्यादा टफ वर्ड हो गए, तो इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। इसका मतलब ये है जो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, कि जैसे आप देखते होंगे F बराबर m इंटू ए, फोर्स का फॉर्मूला आपने देखा होगा कहीं कहीं। आपने हाई स्कूल में फॉर्मूला देखा होगा Q बराबर I इंटू टी, देखा था नहीं देखा था? तो इस सारी चीजों को देखने के बाद, इन सारी चीजों को देखने के बाद आप रियलाइज करते हैं कि फॉर्मूला आखिरकार बन के आता है और वो चीजें बराबर रहती है। जैसे F बराबर m इंटू ए का मतलब है, ध्यान दीजिए, F बराबर m इंटू ए का मतलब है कि जो बल है वो द्रव्यमान और एक्सीलरेशन इन मास और एक्सीलरेशन के गुणनफल के बराबर है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हो गया कि अकेला फोर्स, अकेला एक चर दो चरों के गुणनफल के बराबर है। तो इसका मतलब ये फोर्स जो होगा वो मास पर और एक्सीलरेशन पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा होगा, वो डिपेंडेंसी सीखते हुए हम लोग नए नए फॉर्मूलाज बनाएंगे। अब नए नए फॉर्मूलाज बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए कोई ना कोई क्वेश्चन, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो आप इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसको आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अभी इस पर जूम हो जाएगा। अब देखिएगा, आप इस पर, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको डरना नहीं है पहली चीज, और अपने दिमाग को पूरा माइंडसेट करना है कि मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूं। अब जरा आप इस पर फोकस करिए। इस पर लिखा हुआ है एक सरल लोलक का आवर्तकाल। बच्चे, सरल लोलक आप जानते होंगे, आप किसी डोरी से किसी एक पार्टिकल को बांध दीजिए और उसके बाद वो इस तरह से ऑक्सिलेट मोशन करता है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। तो हमसे बोल रहा है एक सरल लोलक का आवर्तकाल। अब आवर्तकाल मतलब होता है उसका रेवोल्यूशन टाइम, पीरियोडिक टाइम। तो हमसे इसका आवर्तकाल की जिक्र कर रहा है। हमसे बोला एक सरल लोलक का आवर्तकाल, ये दिमाग में रखना आपको। आवर्तकाल के बारे में वो आपसे बोल रहा है। उसका आवर्तकाल उसके द्रव्यमान मतलब मास, लंबाई लेंथ और गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर निर्भर करता है। जैसे अब इसको थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में होते हैं अपने व्यवहारिक जिंदगी में। जैसे हमने बोल दिया कि मेरी जो डिपेंडेंसी है वो मेरे माँ, बाप और बहन पर है। तो मेरी डिपेंडेंसी कितने लोगों पर हुई? 3 लोगों से। यानी कि मेरा जो मतलब आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट आया वो 3 लोगों की वजह से आया। माय फादर, माय मदर एंड सिस्टर। तो वैसे ही एक सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल हमारा क्या होता है? आवर्तकाल को अगर आप चाहें तो यहां लिख लीजिए आवर्तकाल। आवर्तकाल को बच्चे आपने लिख लिया कैपिटल टी, यानी जो आवर्तकाल है उसके द्रव्यमान को आपने लिखा है स्मॉल m। आगे लंबाई को मेरे बच्चे आपने लिखा स्मॉल l, और गुरुत्वीय त्वरण को आपने लिखा स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो सूत्र की स्थापना कीजिए, यानी ये जो आवर्तकाल है ये मास, लेंथ और g इन 3 पर डिपेंड करता है। अब ये किस प्रकार डिपेंड करता है इसको आप कैसे बोलेंगे कि जो आवर्तकाल का सूत्र है वो मास, L और g इन 3 पर डिपेंड करता है। जैसे हमने बोल दिया जो फोर्स का फॉर्मूला है वो मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। तो आपने बोल दिया F इज इक्वल टू m इंटू ए। हमने कहा आपसे जो फोर्स है वो मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, तो आपने बोल दिया F बराबर m इंटू ए। हमने आपसे कहा जो मोमेंटम होता है, संवेग, वो
मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब ये जो मोमेंटम हुआ ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो वही चीज है कि आपसे बोल रहा है ये जो आवर्तकाल है, पीरियोडिक टाइम है, वो मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी जो टी का फॉर्मूला होगा वो टी इक्वल टू एम एल जी के अबाउट रिलेशन करके ही कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। यानी जो चीज होगी वो टी के इक्वल में होगी। यानी इस आवर्तकाल की जो डिपेंडेंसी वो मास पे अलग होगी, एल पे अलग होगी और जी पे अलग होगी। है क्लियर? तो हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं कि माना लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, तो इसको हमने क्या लिखा? T प्रोपोर्शनल M लिखा। अब बात ये आती है, आप भी जानते हैं T मतलब समय, समय सेकंड है, मास द्रव्यमान है। आपको याद होगा मैंने आपको डायमेंशन में एक चीज पढ़ाई थी कि क्या 5 मीटर 2 लीटर के साथ जुड़ सकता है? याद आया कुछ? मैंने आपको पढ़ाया था, क्या 5 मीटर 2 लीटर के साथ जुड़ सकता है? कतई नहीं जुड़ सकता। तो क्या हम लोग लीटर को कभी मीटर के इक्वल कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। अब देखो ना यहाँ पे टी क्या है? टाइम है। एम क्या है? द्रव्यमान है। तो क्या समय कभी द्रव्यमान के बराबर होता है? क्या सेकंड कभी केजी के इक्वल होगा? नहीं होगा। यानी ये डिपेंडेंसी अभी पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन अब यार क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब निर्भर करने के लिए ये अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल का साइन लगाना जरूरी है। लेकिन अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसके ऊपर एक कांस्टेंट क्या ले लिया? ए ले लिया अपनी तरफ से, और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दिया? फर्स्ट बोल दिया। है क्लियर? अब आप इसको मास पे तो हो गई, अब लेंथ पे डिपेंडेंसी है। तो फिर यहाँ लिखेंगे कि माना लोलक का आवर्तकाल T लंबाई L के अनुक्रमानुपाती है। अब जब ऐसा बोलेंगे तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग? T प्रोपोर्शनल L। अब फिर चीज T समय, L क्या? लंबाई। ये सेकंड में, ये मीटर में, तो क्या सेकंड मीटर के बराबर होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट बैलेंस करने के लिए क्या ले लिया? B, इक्वेशन नंबर सेकंड। है क्लियर? अब देखो T की डिपेंडेंसी में M पर L पर तो बता दी, अभी किस पे बाकी बताना? G पे। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे कि माना लोलक का आवर्तकाल T G के अनुक्रमानुपाती है। इतना करते ही T प्रोपोर्शनल G। अब फिर चीज T समय है और G एक्सीलरेशन है। तो यार ये सेकंड और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या सेकंड कभी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट के लिए यहाँ पे C ले लिया और इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर आप देखें फर्स्ट से, सेकंड से और थर्ड से, ये तीनों ही T के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या आएगा? T प्रोपोर्शनल M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। कोई दिक्कत? अब देखो ना, प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। आपको मालूम होगा, ये आप 9th क्लास से आ रहे करते हुए, आपको याद होगा, आपको न्यूटन का पहला रूल दूसरा रूल F इज इक्वल टू M इंटू ए का डेराइव जब बताया गया होगा, तो ऐसे इसकी जब प्रूविंग बताई गई तो F बराबर M ऐसे किया होगा, फिर ऐसे किया गया होगा, फिर F बराबर M इस तरह से चीजें आती हैं। फिर हम लोग इसको आगे K M इंटू ए फिर बोलते हैं K की वैल्यू 1 होती है। कुछ ध्यान आया? ये जब हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है? ठीक वैसे ही, यानी ठीक बिल्कुल सेम वैसे ही जब ये हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। T बराबर K M की पावर A, L की पावर B, G की पावर C, और इक्वेशन नंबर इसको दे दिया ना हमने
ए। अब देखो फॉर्मूला पूरा बन ही गया, फॉर्मूला यही आएगा, लेकिन यार ये ए बी सी हमने अपनी तरफ से माना है ना, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे लिए क्या करेंगे, बहुत ही इजी काम करना है। क्या करना है, ये जो टाइम दिया गया ना, अब दोनों तरफ हम लोग डायमेंशन लिखेंगे, क्योंकि चैप्टर तो बीमा से है। जब चैप्टर बीमा से है तो अभी तक तो कहीं बीमा आई नहीं, तो बीमा कब आएगी सर, तो बीमा अब आएगी सर। यानी अब हम लोग दोनों पक्षों में क्या रखेंगे, विमा रखेंगे, डायमेंशन रखेंगे। तो बोलो ना, टी, टी की विमा क्या होती है, दिमाग लगाओ, टी की विमा क्या होती है, समय, समय की विमा क्या होती है, टी। तो इसको हमने लिखा टी की पावर 0, सॉरी देखो ध्यान दिया, क्या लिखा हमने, इसको केवल टी लिखा। चलिए, इक्वल टू के। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, मास, मास की विमा होती है एम, क्या लिखा हमने, ए लिखा। एल, लंबाई की विमा क्या होती है, एल, एल की पावर। ये क्या है, जी क्या हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यही तो है जी। थोड़ा जी सही से बना देता हूं, मेरा थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में क्यू बन गया था वो। तो जी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, और होल पावर कितनी है ये, सी। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखो यार, यहां तो एम है, एल है और ये एल टी। एक काम को, सबको इधर इकट्ठा करो, सबको इधर क्या करो, इकट्ठा करो, इधर है सर पूरा। चलिए आइए इसको इकट्ठा करते, पूरा फोकस करेगा ध्यान से। अब देखो, इधर एम है, इधर एल है, इधर एल टी है, यानी यहाँ पे पूरी इक्वेशन जो बनेगी वो एम और एल में बनेगी, यहाँ पे केवल टी है। अच्छा ये बताओ, आपको मैथ थोड़ा हल्का फुल्का मैथ मालूम चाहिए। अगर कहीं लिखा हुआ है x की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो n की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, l की पावर 0, वैल्यू क्या होगी 1। यानी कि दिमाग लगाओ, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग लिख लें, जो मैं लिखने जा रहा हूं वो ध्यान से बिल्कुल लिखाएं यहीं पे। इसको लिखा हमने m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1 इक्वल टू, इसको समेटो एक साथ, तो ये क्या आएगा, m की पावर, वेरी गुड, a। अब देखो l की पावर तो b आएगा और l की पावर c भी आएगा ना, तो l की पावर b और l की पावर c, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, l की पावर b प्लस c। यहां पे देखो t की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा ये, t की पावर -2c आ गया। अब देखो, इधर भी m है, इधर भी m है, इधर भी l है, इधर भी l है, इधर भी t है, इधर भी t है क्लियर। अब दोनों पक्षों में करा लेंगे हम लोग तुलना। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में तुलना करने पर। अब देखो ना, जब इसकी तुलना कराएंगे तो यहाँ n की पावर a, यहाँ n की पावर 0 है, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 0, क्वेश्चन फर्स्ट। कोई दिक्कत, यहाँ देखो, यहाँ l की पावर 0 है, l की पावर b प्लस c है, तो b प्लस c की वैल्यू क्या मिलेगी 0। यहाँ पे देखो t की पावर 1 है, वहां t की पावर, तो यहाँ से क्या मिलेगा -2c इज इक्वल टू 1। अब दोनों दिमाग लगाओ, -2c इज इक्वल टू 1 है, तो चाहे तो लोग c इज इक्वल टू क्या लिखते हैं -1/2 फर्स्ट। अब देखो ना, अगर c की वैल्यू -1/2 है, अगर इसे इक्वेशन सेकंड में रखें हम लोग, ध्यान से निकालें बिल्कुल, c की वैल्यू कितनी है -1/2 है। अगर इस -1/2 को यहां रखें हम लोग, तो b -1/2 बराबर 0, यही तो बनेगा, b -1/2 बराबर 0। अब -1/2 को उधर फेंको, तो b की वैल्यू क्या बन सकती है इनको 1/2। कोई दिक्कत, तो देखो b भी आ गया 1/2, c भी आ गया -1/2, a भी कितना आ गया 0 आ गया कि नहीं आ गया। कोई टेंशन, कोई समस्या हो तो भाई बताओ। यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी सी के मान हम लोग कहाँ उठा के रखेंगे, देखो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब देखो समीकरण एक आपको दिख रहा है, इस सॉरी ए, अब ये ए बी सी इन सबकी वैल्यू इक्वेशन नंबर ए पुट करो, तो ए कॉमा बी तथा सी के मान समीकरण ए में रखने पर है क्लियर। अब जरा समीकरण ए में रखो तो क्या बनेगी इक्वेशन, t बराबर के ऐसे रहेगा, m की पावर a, मतलब m की पावर क्या हो जाएगा बताया यार 0 हो जाएगा, और m की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने 1 होती है 1। l की पावर b, l की पावर b मतलब l की पावर
1/2 ये तो मैंने बताया। और इसके देखो g की पावर c, g की पावर c, इसी वैल्यू कितनी है, तो g की पावर -1/2 है क्लियर। अभी ये फॉर्मूला आ गया है, छोड़ दोगे वहीं तक नंबर आपको मिलेगा, लेकिन आधा एक नंबर वो एग्जामिनर आपका कट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली पूरा सॉल्व नहीं है। तो इसे फटाक से आप कॉपी करो और फिर मैं आपको समझाऊं। तो उम्मीद और भाई तो वहां तक का पूरा हो गया। हमने इसको रफ नहीं किया था कि भी एक बार आपको और अच्छे से समझा दें। तो देखो t इज इक्वल टू कितना आ गया, k इंटू 1 l की पावर 1/2 g की पावर -1/2 सब कुछ रखने से। क्यों भाई, a b c की वैल्यू हमारे पास है। देखो ये a की वैल्यू निकल के आई है, डार्क थोड़ा कर देता हूं, ये b की निकल के आई है और इसी की निकल के आई है। तो ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू उठा के बेटा हमने कहाँ पुट की है, क्वेश्चन नंबर ये a दिखे ना हमारे पास, इस a में पुट की। देखो पुट की ना सारी में उठा के देख लो, k था k रहा। अब ये m की पावर a, ये 1 हुआ है। क्यों 1 हुआ? देखो m की पावर 0 करोगे ना, m की पावर 0 वैल्यू कितनी होती बेटा 1। ध्यान रखना, अगर x की पावर 0 तो वैल्यू कितनी होगी, इसकी 1 तो होगी ना, है कि नहीं। इतना तो मैं तो पढ़ के लोग आते हैं, 8th में पढ़ाया गया था। चलिए बाकी हो गया l की पावर 1/2 g की पावर -1/2। हमने कहा ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली पूरा सॉल्व नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस बार फिर से मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, देखो ध्यान से, t इज इक्वल टू k, l की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट l। ये तो मतलब होता है l की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। अगर किसी संख्या ऐसी लिखा हुआ है x, ये लिखा होता है, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। अब एक सेकंड जरा दिमाग लगाओ, अगर रूट x की वैल्यू है x की पावर 1/2, तो इसका मतलब मेरे बेटे क्या है कि आप आवश्यकता पड़ने पर कभी भी x की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हो, जी हाँ बिल्कुल सही, रूट x लिख सकते हो। है क्लियर? तो अब देखो दिमाग लगाओ, यहां पे आपके पास क्या है, l की पावर 1/2 है, मतलब हमारा वो क्या बनेगा, रूट का l बनेगा। अच्छा g की पावर -1/2, जरा उसको नीचे ले आओ, तो ये बनेगा g की पावर 1/2। अब अभी देखो हमने क्या लिखा, l की पावर 1/2 को हमने क्या लिखा, रूट l लिखा। तो वैसे ही अगर हमारे पास g की पावर 1/2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी हाँ सही पहचाने, तो t बराबर k अंडर रूट l अपॉन में क्या है, ये डार्क लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, t बराबर k, ये अंडर रूट l अपॉन में क्या आएगा, अंडर रूट g आएगा। कोई दिक्कत? अभी बताओ जब दोनों चीज सेम है, अच्छा सॉरी वहां स्मॉल l था ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, इसको स्मॉल l लिखना है इनको, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब देखो ना, ये रूट l है और ये रूट g है, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है कि नहीं, दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है। एक काम करें, इन दोनों रूटों को हटा के कॉमन रूट लगा दे, तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन में g। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। है क्लियर बेटा? बाय एक्सपेरिमेंट। अब इसका मतलब क्या है, मतलब जब इस फॉर्मूले को बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया, तो हमको ये बताया गया कि जो कि हम लोग लेते हैं कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती कितनी है, 2 पाई। कितनी होती है, 2 पाई। अब 2 पाई का मतलब होता है 360 अंश। कितना? आपके पास एक डोरी है, उस डोरी से आपने एक पार्टिकल बांधा है, वो ऐसे घूम रहा है, ये बताओ इसको आप मैक्सिमम कितना घुमा सकते हो, ऐसे करके ऐसे करोगे, यानी ऐसे करके जब ऐसे करोगे तो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। और एक कंप्लीट सर्किल में कितना डिग्री बनता है, 360। तो इसलिए k की वैल्यू कितनी आती है, 2 पाई। तो जहां पे ये भी सही है, पूरा नंबर मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप जानते हैं ये चीज कि k की वैल्यू 2 पाई होती है, तो आप यहाँ पे रखेंगे तो फॉर्मूला क्या मिलेगा हमको, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन में g, और ये हमारा फॉर्मूला है। दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला, जो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था। तो मैं इसको फुल्ली एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्लो सभी फोकस करते हैं, अभी समझ में आएगा। एक सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान स्मॉल m, लंबाई स्मॉल m, गुरुत्वाकर्षण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो सूत्र की स्थापना कीजिए, यानी आपको आवर्तकाल का सूत्र निकालना है, t का फॉर्मूला। तो आवर्तकाल को t, द्रव्यमान को m, लंबाई को l, गुरुत्वाकर्षण को g में लिख दिया। हमसे t की डिपेंडेंसी वो m पर, l पर और g पर करवाना था।
तो हमने क्या किया कि बोल दिया कि टी जो है वो एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है, और घात ए कर दिया। मतलब ये आपको अपनी तरफ से लेना है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। आगे फिर अगले स्टेप में हमसे जो टी था उसकी डिपेंडेंसी एल पे करा था, तो हमने बोल दिया कि टी जो है वो एल की घात बी की या एल के अनुक्रमानुपाती है, तो टी प्रोपोर्शनल एल की पावर बी, समीकरण नंबर 2। फिर ऐसे हमने स्मॉल जी के लिए कर दिया, तो टी है वो जी के अनुक्रमानुपाती है, तो टी प्रोपोर्शनल जी की पावर सी, और हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3 है। क्लियर? इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मर्ज किया, मिला दिया कि तीनों इक्वेशन टी के लिए, तो टी प्रोपोर्शनल एल की पावर ए, एल की पावर जी, सॉरी एल की पावर बी और जी की पावर सी बन गया। इस प्रोपोर्शनल को उठाया और कोई कांस्टेंट हमने के ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर ए लिखा, क्योंकि ये जब हटता है प्रोपोर्शनल का चिन्ह तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। मतलब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट क्या आ गया? के आ गया। इसके बाद हमने क्या किया कि दोनों पक्षों की क्या ली? विमा। यहाँ पे क्या ली हमने? सबकी विमा उठा के रखी, सॉल्व किया। सॉल्व करने से ये एबीसी का लोचा आया, तो इसको देखा हमने, तुलना कराया, तो एबीसी की वैल्यू निकाली। देखो ये हमने डार्क बना दिया एबीसी की तरफ। अब ये एबीसी की वैल्यू उठा के हमने क्वेश्चन नंबर ए में पुट की, देखो लिख भी दिया कि एबीसी को समीकरण नंबर ए में रखने पर, समीकरण ए में सारी वैल्यू रखते ही हमने सॉल्व किया। एल की पावर 1/2 था, किसी भी नंबर की पावर 1/2 मतलब वो रूट होता है। इस g - 1/2 को नीचे लेके आए तो g की पावर 1/2 बचा। अब g की पावर 1/2 को रूट जी लिखते हैं। फाइनली रूट एल ऊपर आया, रूट जी नीचे आया। दो रूट लगे थे, एक ही रूट से काम चला लिया, सिंगल रूट मार दिया। इस k की वैल्यू उनको मालूम थी एक्सपेरिमेंट से कितनी होती, 2 पाई, उठा के रखी, और ये हमारा फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर को पढ़ाने में मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये चैप्टर मुश्किल से 2 या 3 क्लास का था, लेकिन मैंने इसको 5 क्लास का इसलिए बनाया ताकि थोड़ा थोड़ा मैं एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में क्लियर करूं। इसलिए मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, पूरा एफर्ट लगाया है कि आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया से सिखा पाऊं। इसीलिए मैंने 5 दिन में 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। है क्लियर? इसके नोट्स आप पूरे बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद हो सके तो आप मेरे पास उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है वीडियो समझने में, तो आप बेशक मुझे 7007725756 पे व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी सलाह दे सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी समस्या जरूर ही मुझ तक कमेंट बॉक्स के थ्रू पहुंचाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।